ठीक है। आज हम आपके सैद्धांतिक जो पाठ्यक्रम है उसका जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी द्वितीय इकाई है ना, उसके बारे में पीपीटी के माध्यम से अपन समझेंगे, जिसमें समसामयिक समाज में शिक्षा, ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है। और इस द्वितीय प्रश्न पत्र में कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां। ठीक है। पीपीटी के माध्यम से देखिए। पहली है राज्य और राजनीति और भारतीय शिक्षा, दूसरी आपकी समाज और संस्कृति का परिप्रेक्ष्य, तीसरी है भारतीय संविधान एवं शिक्षा, चौथा है शिक्षा में सरकारी मुद्दे और सरोकार और सामाजिक बदलाव के रूप में शिक्षा। ठीक है। ये 5 इकाइयां हैं जिसमें हम अपन सेकेंड इकाई के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सेकेंड इकाई आपकी समाज एवं संस्कृति का परिप्रेक्ष्य, इसमें कितनी उप इकाइयां हैं? 3 उप इकाइयां हैं। भारत में वर्ग, जाति, धर्म, परिवार एवं राजनीति के विशेष संदर्भ में सामाजिक संरचना एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा, ये दूसरी उप इकाई है। और तीसरी उप इकाई है आधुनिकीकरण, सामाजिक बदलाव एवं शिक्षा। ठीक है। इसमें से सबसे पहले इस जो आपकी द्वितीय उप इकाई है उसका ब्लूप्रिंट है, मतलब इस द्वितीय उप इकाई से कितने प्रश्न कितने कितने नंबर के आने हैं। ठीक है। तो इसमें टोटल कुल आवंटित अंक कितने हैं? 15। प्रत्येक इकाई में 15 अंक हैं। ठीक है। तो एक सेकेंड वाली उप इकाई का ये है कि आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो बहुविकल्पीय है, जो 1 अंक का आएगा, 1 प्रश्न। ठीक है। दूसरा है रिक्त स्थान आएगा, 1 प्रश्न 1 अंक का। और तीसरा है आपका एक वाक्य में उत्तर दो, ये भी आएगा, 1 प्रश्न 1 अंक का। अब कुछ लघु उत्तरीय हैं और कुछ दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से लघु उत्तरीय है 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें जो आपकी उप इकाई है उसमें बांटा नहीं गया है, जितनी भी उप इकाई के अंतर्गत है वो पूरे में से आपको आ सकता है। 1 प्रश्न है वो 3 अंक का है और 1 प्रश्न है 5। तो इस प्रकार इस इकाई के ये अंक बढ़ेंगे। ठीक है। इसमें कोई प्रश्न समझ में आ गया? ये है। अब इस उप इकाई से आप क्या समझेंगे, किस किस चीज से परिचित होंगे। ठीक है। भारतीय समाज की जो अवधारणा है, भारतीय समाज क्या है, क्या इसकी अवधारणा है, क्या विचार हैं, और सरोकारों के अंतर विश्लेषण, मतलब अवधारणा, विचार और महत्व, ये सब चीजों का आपस में अंतर विश्लेषण अपन करेंगे तो उससे आप परिचित होंगे। भारतीय संस्कृति का क्या अर्थ है, क्या हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके कुछ दार्शनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, परिभाषा दी है, तो उनका क्या परिभाषा उन्होंने दी है इसके संबंध में, और किसने किसने दी है ये भी अपन समझेंगे। स्वरूप कैसा है, प्रकार कैसा है, आयाम कैसा है, और इनकी कुछ विशेषताएं, इसकी समझ आपको विकसित होगी। और तीसरा है आधुनिकीकरण, सामाजिक बदलाव, भारतीय समाज की उपलब्धियां और इन उपलब्धियों से लगातार बनने वाली समस्याएं, जैसे आपके पास मोबाइल ही है ना, ये हमारे सामाजिक बदलाव हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, तो इसमें हमको क्या समस्या आ रही है और क्या उपलब्धियां हो रही हैं। ठीक है। इस बारे में समझ विकसित होगी। और जो चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों को समझने के लिए उस दिशा में विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक नीतियों और सामाजिक संस्थाओं के बीच में क्या संबंध विकसित होगा। तो ये कुछ अपने वो हैं पॉइंट हैं जिनमें आपकी समझ विकसित होगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका शुरू होता है सामाजिक अवधारणा। ठीक है। क्या है सामाजिक अवधारणा, बता सकता है कोई अपने मन से? समाज मानव से मिलकर बना होता है।
मेरा नाम प्राची दुबे है। मैं डीएलएड प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। समाज जो होता है जैसे छोटे छोटे जो मानव है उनसे मिलकर बना होता है और मानव ही मिलकर समाज बनाता है। इसका निर्माण मानव ही करते हैं कि इसमें क्या आपकी संस्कृति है, क्या परंपरा है, क्या रीति रिवाज है, ये सब चीज़। और समाज आवास जो हम रहते हैं, कपड़े, सामान, ये सब चीज़ की हमें आवश्यकता होती है समाज में रहने के लिए। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया इसने बताया है ना। कुछ दूसरे उदाहरण से अपन क्या समझें कि जिस प्रकार बालू का एक एक कण है ना, एक एक कण मिलकर क्या बनता है, रेगिस्तान, इतना बड़ा रेगिस्तान बनता है। ठीक है, पानी के एक एक बूंद मिलकर नदी और सागर बनता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि प्राची ने बताया कि एक एक व्यक्ति से, जैसे यही एक अपना समाज हो गया छोटा सा, ठीक है ना, तो एक एक व्यक्ति से मिलकर समाज का निर्माण होता है। अब निर्माण तो हो गया, अब हम इसका अस्तित्व किस प्रकार बनाए रखें, है ना। उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। समाज में अनेक संप्रदाय के व्यक्ति, संप्रदाय मतलब क्या होता है, जाति धर्म, है ना। खड़े होकर बता सकते हैं, बताओ क्लियर थोड़ा। संप्रदाय से मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ही मूल्यों को, एक ही विश्वास को मानते हो, लोगों का समूह, उसको संप्रदाय बोलेंगे। क्या एक समाज में आते हैं वो संप्रदाय यानी व्यक्ति? हाँ, कई संप्रदायों से मिलके मैम वो समाज बनता है। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया आपको। मतलब समाज में अनेक संप्रदाय के व्यक्ति। दूसरा, समूह में जो निवास करते हैं, समूह मतलब आपके जैसे एक समूह है, उसमें जो निवास करते हैं उसमें व्यक्तियों की समान आवश्यकताओं की इच्छा पूर्ति और समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, परस्पर सहयोग और निर्भरता। जैसे आपके पास पेन नहीं है तो आप दे दो, ये आपसी सहयोग हो गया, है ना। और हम इसके एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहते हैं, हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं रहती है। तो ये भी एक समाज की अवधारणा है। समाज और व्यक्ति का अटूट संबंध है। व्यक्ति के अभाव में समाज और समाज के अभाव में व्यक्ति, है ना, का अस्तित्व महत्वहीन है। ना समाज के बिना व्यक्ति रहेगा और न व्यक्ति के बिना समाज बनेगा। ठीक, दोनों का अन्योन्यक और अंतर संबंधित है, माने अंतरात्मा से भी जुड़ा हुआ है और आपस में संबंधित भी है, अंतर संबंध भी है। एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में समाज की भूमिका संक्षिप्त है। शिक्षा जो है, शिक्षा समाज को एक व्यवस्थित और संतुलित दिशा प्रदान कर उसे सभी प्रकार की संपन्नता भी देती है। और अतः शिक्षा और समाज का यह अटूट जो संबंध है ये कभी ना समाप्त होने वाला होता है। इन अभिन्न संबंधों में परिणाम स्वरूप एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि आपस में संबंध हमारे अच्छे हैं तो अच्छे समाज, और समाज से एक राष्ट्रीय लोकतंत्र का निर्माण होता है। इससे राष्ट्र की जो छवि है सुंदर बन के आती है। व्यक्ति की सभ्यता और संस्कृति के विकास के आधार पर ही समाज होता है। कहीं बोलचाल की भाषा बिल्कुल गाली गलौज वाली है तो वहाँ के समाज को कहा जाता है कि बहुत गंदा समाज है, यहाँ पे गंदी गालियाँ बकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर निर्भर है, सभ्यता के ऊपर। आप किस तरीके से अपनी बोलचाल की भाषा, रहने की, है ना, अपना उठना बैठना, ये किस प्रकार से होता है, ये आपके व्यक्ति के सभ्यता और संस्कृति पर ही निर्भर होता है। समाज का मुख्य पहलू है कि मनुष्य अकेला नहीं बल्कि अन्य दूसरे मनुष्यों के साथ मिलकर रहता है, आवास करता है। अब यहाँ पे है एक दार्शनिक, प्रसिद्ध दार्शनिक है अरस्तु ने यह भी कहा था कि कथा कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है वह या तो देवता है अथवा पशु है ना। पशु भी अकेले अकेले घूमते हैं, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी अपने समाज में रहते हैं, या तो फिर देवता है। इस प्रकार के कुछ समाज की संक्षिप्त सी अवधारणा थी। ठीक, ये समाज है एक प्रकार का, ठीक है। इसमें कई प्रकार के लोग हैं, है ना, लेडीज भी हैं, जेंट्स हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब हैं। अब ये कुछ समाज के जो दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, उनकी परिभाषाएं हैं, ठीक है। जैसे कि कोटावे है ना, कोटावे के अनुसार समाज
कोई पढ़ेगा इसको? खड़े होके कौन पढ़ेगा? देवेंगे, पढ़ो। देवेंद्र सिंह राठौर, डीएलएड फर्स्ट ईयर का छात्र अध्यापक। कुछ साइंटिस्टों या वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं समाज की अवधारणा पे, मैं उनको बताना चाहता हूँ। जैसे ओटावे के अनुसार समाज एक प्रकार का समुदाय अथवा समुदाय का एक अंग है जिसके सदस्यों में सामाजिक चिंतन के साथ साथ समान उद्देश्य तथा मूल्य के कारण एकता होती है। दूसरा है कॉलिन वुड का मानना है कि सामाजिक प्रकार का एक ऐसा समुदाय है जिसके सदस्य अपनी सामाजिक जीवनचर्या के प्रति जागरूक तथा समान उद्देश्य एवं जीवन मूल्य द्वारा समाज के साथ संबंध हो। चैंपियन एवं काउंट्स के शब्दों में सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विश्व में बढ़ती जटिलताओं के मध्य असहाय व्यक्ति की सहायता करना ही समाज का कार्य है। और इनकी मान्यता है कि जिस प्रकार जैविक की जीवन स्वयं की पोषण एवं प्रजनन है के माध्यम से बनाए रखता है, आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक जीवन समाज के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसमें से कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? क्या क्या कौन क्या कह रहा है? जैसे कुछ कठिन शब्द हैं उनमें अपन डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। जैसे हॉर्न वाला है, जिस प्रकार जैविक की जीवन, जैविक मतलब जो पेड़ पौधे हैं, है ना, वो अपना पोषण कैसे करते हैं? स्वयं से करते हैं, है ना। और प्रजनन मतलब एक जो डाली है उससे फिर और डालियां निकलती हैं, उसी प्रकार ही हमारा सामाजिक जीवन भी जो है समाज के माध्यम से ही है, लोगों के माध्यम से ही बढ़ता है ना। और कुछ सामाजिक प्रकार का ऐसा समुदाय है जिसके सदस्य अपनी सामाजिक दिनचर्या के प्रति जागरूक होना, मतलब आपका एक डेली रूटीन का कार्यक्रम रहता है कि हमको मॉर्निंग में उठना है, कॉलेज आना है और फिर यहाँ पढ़ना है, और जो भी क्रियाकलाप यहाँ पर होते हैं वो हो रहा है, फिर शाम को जाना, एक बंधा हुआ रूटीन है। तो उसी को कहेंगे सामाजिक दिनचर्या। कुछ समाज में कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे आज अपना बसंत पंचमी है ना। तो मेरे ख्याल से, मैं तो अभी आई हूँ, तो हर साल यहाँ पर क्या होता है? भंडारा होता है, पूजन होता है। तो ये एक सामाजिक क्रियाकलाप हो गया हमारा, के प्रति जागरूक रहते हैं। समान उद्देश्य, यहाँ पर एक सबका एक समान उद्देश्य है। जो हम डाइट में है, इनका सबका एक समान उद्देश्य आज क्या है कि हमको पूजन करना है और यहाँ पर उसका प्रसाद देना है। तो ये एक क्या हो गया? आपका समान उद्देश्य हो गया। और जीवन मूल्य, इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? आज जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? यही कि मैम हम समाज में कैसे रहती हैं, हम अपना कैसे जीवन यापन करते हैं, हमें समाज में रहने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। और इसमें मतलब कुछ साइंटिस्ट है, जैसे कि उनका मतलब क्या विचार है, उनके अनुभव से हम उनका मतलब क्या सीखते हैं आज हमको नहीं, मैं आज अपने जो आज हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, बैठ जाओ प्राची, तो उसका जीवन मूल्य, उससे क्या आपको समझ विकसित हो रही है, इस बारे में पूछ रही हूँ। आज क्या हो रहा है अपने डाइट में? बसंत पंचमी का दिन है आज। इसके देवी देवता कौन से हैं? सरस्वती माता। यहाँ पर पूजन हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? भंडारा हो रहा है, मतलब प्रसाद वितरण, है ना। वो भी अपन सब मिलके ही बना रहे हैं उसको। तो इससे कौन से जीवन मूल्य की समझ विकसित होने की आपकी? एक साथ कार्य करने की। बिल्कुल सही। एक साथ हम यहाँ पर धर्म, जाति, ऊंच नीच, बड़ा छोटा सब भूलकर क्या कर रहे हैं? एक साथ पूजन कर रहे हैं, एक साथ सहयोग की भावना से खा रहे हैं, पी रहे हैं, और एक आनंद और एक खुशी का माहौल, ठीक है। धर्म के प्रति आस्था। तो इस प्रकार का आयोजन अपन घर में भी करते हैं। कभी कोई दीपावली है या कुछ बड़ा फंक्शन होता है तो इस प्रकार के आयोजन करते हैं। इस प्रकार के जीवन मूल्य भी हमको यहाँ पर समाज के द्वारा के साथ संबंध होता है, ठीक है। आगे बढ़े जी। अब यह आ गया आपका समाज का आवश्यकता और महत्व। मैं पीछे जा रही हूँ, आप अपने खुद से आप बताइए कि आवश्यकता और क्यों है। पहले एक अपन उसको लेते हैं कि आपको समाज की क्या आवश्यकता है।
कोई बताएगा? हाँ, मैं रानू दामोदर, डीएलएड प्रथम वर्ष। जोर से बोलो। मैं रानू दामोदर, डीएलएड प्रथम वर्ष की छात्रा अध्यापिका। समाज की नाम आवश्यकता, बस बोलिए, हो गया। हाँ, समाज की आवश्यकता में सबसे ज्यादा सुरक्षा के लिए बढ़िया। और मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों को जो अच्छी चीजें हैं वो सिखाने के लिए, जो समाज में अच्छा है वो सिखाने के लिए बहुत इसकी जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ तो है। और कोई क्यों आवश्यकता है हमें समाज की? क्या हम अकेले रह सकते हैं? नहीं रह सकते, है ना? हर काम में हमको समाज की आवश्यकता है। समाज की संरचना के अभाव में मनुष्य का विकास केवल संभव ही नहीं बल्कि उसका जीवित बने रहना भी। अकेले आप रह लो? नहीं मैम, नहीं रह सकते। कितने दिन रह सकते? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना? एक दिन भी नहीं रह सकते। एक दिन भी नहीं रह सकते, है ना? मान लो छोड़ा गया तो भी मुश्किल से 1 महीने, है ना? किस चीज से मनोरंजन करोगे आप? मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप से? तो कितने दिन तक ये हम कर सकते हैं? अकेले खाना बनाना, खाना और अकेले रहना कोई समझ में नहीं है। कल्पना करो उसकी कि हम पटनी शहर में अकेले हैं, एक अर्थहीन ही हो जाएगा वो, पता है मोटिव ही नहीं होगा किसी चीज है ना? कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे हमारा हम भागेंगे कि कहीं कोई लोग तो मिले हमको, कहाँ जाए, हम दूसरे शहर चले जाएं, है ना? मुश्किल से 1 महीना, 2 महीना तो हमारा जीवित बने रहना भी। दूसरे शहर में भी कोई नहीं है तो वो तो बहुत जीवट व्यक्ति होगा जो जिंदा रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे हम मरने की कगार पे आ जाएंगे। माने जीवित बने रहना भी दुर्लभ है। तो मनुष्य के द्वारा जो मानव के द्वारा जो हमारा समाज निर्मित हुआ है उसमें हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है? उससे ज़्यादा अच्छा आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इससे महत्व, आवश्यकता और महत्व के बारे में। पहला, जीवन का निषाद होना। सामाजिकता की भावना मनुष्य के स्वभाव में प्रवृत्ति जन्म और जन्मजात पाई जाती है। मतलब जैसे ही उठते हैं, पैदा होता है बच्चा, तो सबसे पहले जब बोलना सीखता है तो मामा बोलता है, मैंने एक अपनी माँ से जुड़ गया, वहीं से उसकी सामाजिकता की भावना। थोड़ा और बोलने लगा तो फिर हम भी सिखाते हैं, बेटा ये बुआ है, ये नानी है, ये चाचा है, ये पापा है ना? तो ये एक प्रकार से परिवार अपना शुरू हो जाता है। परिवार से ही समाज बनता है, ठीक है? तो इसलिए एकांकी जीवन यापन करना बहुत कठिन होता है। वह अपने जीवन को भार स्वरूप समझने लगता है। खेलने कूदने जैसे हेतु अपने हमजोली पाठशाला में सहपाठी ग्रस्त जीवन बिताने के लिए सहपाठी, सहचारी एवं परिवार तथा सार्वजनिक जीवन के कार्य क्षेत्र में कार्य सहयोगी की आवश्यकता होती है। परिवार में ही एक दूसरे की आवश्यकता होती है। यहाँ बैठे हैं तो वही हम कल भी आए थे, हमको क्या होमवर्क हुआ, क्या पढ़ाई हुई, हमको दे दो ना। सहपाठी की भी आवश्यकता होती है। हर जगह अपने को किसी न किसी साथी की, सहयोगी की आवश्यकता होती है। मनुष्य स्वाभाविक तौर पर अपनी प्रवृत्ति को सामाजिकता की ओर मोड़ लेता है और वह सामाजिक प्राणी बन जाने के लिए स्वयं को ही प्रेरित करता है। ठीक है, तो पहला बिंदु आपका हो गया जीवन का निषाद होना। चारों तरफ भी थोड़ा सा ले लिया मैं तो पीपीटी ले लेना। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा बिंदु है जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। ये आप जब बिंदु, केवल बिंदु भी आप थोड़ा सा लिख के याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर मन से आप आराम से इसको लिख सकेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी अच्छा है, सरल है। तो मनुष्य स्वभाववश समाज का सदस्य बनता है, बल्कि वह स्वयं की जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी समझ को अपने ऊपर उपस्थिति प्रस्तुत करता है। समाज मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के बिना संभव नहीं है। थोड़ा सा इसको चेंज करना है, कहीं कहीं मिसिंग है। यहाँ बिना संभव लिखा है, संभव नहीं है ऐसा होता है।
तीसरा है जीवन सुरक्षा। जैसे उसने अभी क्या नाम बताया था, रानू ने बताया है ना, कि सुरक्षा हमारी होती है आसपास के क्षेत्रों में, सामाजिक जीवन में पग पग पर सामाजिक तत्व अराजकता फैलाए हुए हैं जो मानवता को नष्ट करने की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शब्द इस वाक्य से क्या समझ रहे हो? तो बहुत सरल है, पग पग पर सामाजिक तत्व, क्योंकि जो गुंडे बदमाश हैं है ना, वो भी सामाजिकता का अंग है ना, समाज का अंग है। तो अराजकता फैलाए हुए हैं, चोरी डकैती छेड़छाड़ ये सब तो अराजकता कहलाती है। जो मानवता, ये मानवता के उसमें आते हैं नहीं आते हैं, है ना, तो ये मानवता को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, समाज के अपवाद है, समाज के अपवाद है, बिल्कुल सही। व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शैक्षिक जीवन की पूर्ति के लिए भी मूलभूत अधिकारों की, अधिकार से मूलभूत अधिकार कौन कौन से? रोटी कपड़ा मकान, हाँ, की सुरक्षा और शांति की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के समाज के बिना संभव प्रतीत नहीं होती। ये सब थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, सब में होती है आगे। चौथा पॉइंट है पारस्परिक सहयोग एवं सहानुभूति। इसको कौन समझाएगा पढ़ के? हाँ बताओ लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी श्रीवास, DLED प्रथम वर्ष की छात्रा। चौथा पॉइंट है पारस्परिक सहयोग एवं सहानुभूति। प्रेम, सहयोग, सहानुभूति एवं अनुशासन इत्यादि तत्व मानव प्रगति में समाहित होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को निकलते हैं, जो समाज में रहने के कारण ही विकसित हो सकते हैं। ये जीवन की ऐसी विशेषताओं जो समाज के अन्य व्यक्तियों के सानिध्य में रहने पर ही उत्पन्न हो सकती है। पांचवा पॉइंट है बौद्धिक प्रगति की थोड़ा सा समझा सकते हो? पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति। जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ये संवेदनशीलता है कि हम समझ सकते हैं कि लोग को चोट लगी है, लोग रो रहे हैं, तो ये हमारे अंदर एक तरीके से होता है, प्रकृति ने हमको दे दिया है कि हम ये समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर क्या भावनाएं हैं। तो ये हम आपसी सहयोग बनाकर इसकी सहानुभूति, यानी मतलब किसी को अगर किसी को जरूरत है तो हम उसको मदद कर सकते हैं, मदद कर तो ये है इसकी मीनिंग कि हम समाज सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है, अगर किसी को कभी जरूरत हो तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी होता है। बिल्कुल सही। पांचवा पॉइंट है बौद्धिक प्रगति की आवश्यकता। बौद्धिक प्रगति की चरमोत्कर्ष के लिए समाज की आवश्यकता होती है। ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित करना भी मानव स्वभाव का एक गुण है। पुरातन विज्ञान विद्वान आर्यभट्ट, बाणभट्ट के भास्कराचार्य, अरस्तु, न्यूटन एवं ऑस्टिन के ज्ञान, ये कौन से दार्शनिक हैं? वैज्ञानिक है ना, विज्ञान है इसमें। हाँ, ऑस्टिन के ज्ञान का भंडार पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया। यदि समाज की संरक्षण की प्रवृत्ति नहीं होती तो यह ज्ञान पूर्व ही विलुप्त हो चुका है। इसकी मीनिंग ये थी, समझ में आ रहा है? कोई और बताएगा? इससे क्या समझ में आ रहा है? बौद्धिक प्रगति की आवश्यकता, डिटेल भी आपको मिल चुका है। चलो लक्ष्मी बोलो। इसकी मीनिंग ये है कि मान लो हमने कुछ पढ़ाई की, जैसे हम अभी ये जनरेशन में ले लें, हम किसी चीज को अगर संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो वो आने वाली पीढ़ी को नहीं पता चलेगा कि हमने क्या किया। हमारे प्राचीन समय पे जो भी वैज्ञानिक थे, अगर वो उस चीज को सिर्फ बोल के करते तो वो हमको नहीं पता चलता जब तक उन्होंने उस चीज को लिखा नहीं होता या फिर एक तरीके से उसको एकत्रित भंडारण नहीं किया। तो इसकी मीनिंग ये थी कि जो भी हम बौद्धिक प्रगति होती है, पढ़ाई लिखाई जो भी होती है, सामाजिक तौर पे भी या शैक्षिक तौर पे भी, तो अगर हम उसको एकत्रित करके नहीं रखते तो आने वाले समय में भी जो भी हमारी पीढ़ी होगी उसे इसका फायदा भी नहीं मिलेगा। ज्ञान विलुप्त तो हो चुका होता है ना। जैसे न्यूटन का क्या है, आम नीचे क्यों गिरा, कोई फल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, तो ये आपको कैसे पता चला? गुरुत्वाकर्षण के नियम से, है ना, कि पृथ्वी भी एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है और वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये कहाँ से अपने को प्राप्त हुआ? पुस्तकों से। और न्यूटन यदि है दार्शनिक या वैज्ञानिक, तो वो क्या, उन्होंने इसका आविष्कार किया और उसका भंडारण किया जो हम तक पहुंच पाया। यदि वो भंडारण नहीं हुआ होता तो वो ज्ञान विलुप्त हो चुका होता। ठीक है ना? आगे छठवां पॉइंट लोकतांत्रिक भावना का विकास।
मानव को लोकतंत्र में विश्वास रखने के लिए सामाजिक प्रेरित करता है। समाज में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों के हित सुरक्षित बने रहें, इसके लिए समाज इस भावना के विकास के लिए नियम निर्धारित करता है। लोकतांत्रिक भावना उत्पन्न होने से समाज का भी विकास होता है। इसकी मीनिंग ये है कि जैसे हमारे यहाँ का संविधान है, उसमें हमारे संविधान में सारी चीजें दी गई है कि हमारे अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। अगर हम किस चीज का उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई हर्ट करता है या फिर हमें कोई प्रॉब्लम है कानूनी तौर पे, तो हम किस चीज का उपयोग करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये समाज भी हमें अधिकार देता है। हम सामाजिक तौर पे भी हम अपने समाज को भी बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम उनसे बोल सकते हैं और वो हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका समाज हो गया, ठीक है ना। उसके बिंदु अनेक प्रकार की यहाँ पर क्या दिखाई दे रही हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? संस्कृति को दर्शा रहा है ना, ठीक है। ये आपका आ गया एक। अब हमारी भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है ना, कि हमारे जो इतिहास में हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या रहा है। भारत एक पुरातन देश है। वैदिक काल से लेकर आज तक इस देश की विशिष्ट संस्कृति, राजनीतिक एवं सामाजिक परंपराएं रही हैं। भारत के कुछ शाश्वत जीवन मूल्य हैं, जिनके कारण अनेक प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल के बाद भी हमारा ये जो महादेश है, भारत देश है, ये अपना मस्तक ऊंचे किया खड़ा है ना। भारत में अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के धर्म के व्यक्ति आए और अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ, अपने अपने विचारधाराओं के साथ को लेकर आक्रांत रूप में, आक्रांत मतलब आक्रोशित रूप में, कि हम भारत को हड़प लें। कई विदेशी भी आए और यहीं रम भी गए, परंतु समय की धारा के में बहते हुए भारतीय समाज ने अपने आप को जीवित रखा। यह जीवित रखने का प्रयास ही आज इसे अपनी पहचान बनाने में सहायता दे सका है। भारतीय समाज का मुख्य तत्व धर्म है ना, और इसी धर्म के अंतर्गत भारतीय समाज की जीवन दृष्टि और जीवन पद्धति आती है, जो व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के साथ समन्वय स्थापित करती है। इस हिसाब से हम भारतीय समाज को 4 भागों में बांटते हैं या बटा हुआ है कि प्राचीन भारतीय समाज, इसके साथ हम इसको जो काल हुए हैं उनके रूप में अपन विभाजित कर सकते हैं। सिंधु काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपनिषद काल, बौद्ध काल, जैन काल, मौर्य काल, बृहस्पति काल और गुप्त काल। ये सब किस में आएंगे? प्राचीन भारतीय समाज में। मध्यकालीन, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय समाज। मध्यकालीन भारतीय समाज में अधिकांश जो समय है कालीन समाज युग का है। तीसरा है ब्रिटिश कालीन सब समाज। भारत के मध्यकाल के अंतिम से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, है ना, ये ब्रिटिश कालीन भारतीय समाज के अंतर्गत आता है। और चौथा है समकालीन भारतीय समाज। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के पश्चात समकालीन भारतीय समाज की स्थापना हुई, संविधान का निर्माण हुआ और इसके बाद हमारी जो समाज की संरचना है उसको अच्छा बनाने का प्रयास किया जाने लगा, संगठित होने लगे अपन। ठीक है, तो ये जो अपना आज डिस्कशन हुआ किस किस बारे में हुआ? हाँ, तो एक एक करके बताएंगे। कौन बताएगा? बताओ कौन? हाँ, और कोई? चलो बताओ। समाज, हमने सबसे पहले पढ़ा कि समाज क्या है, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और मैम समाज की अवधारणा, समाज का महत्व, आवश्यकता और बहुत सारी परिभाषाएं कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या दी हैं। हाँ, दार्शनिकों ने, यस मैम, है ना, उन्होंने क्या समाज को समझा और उसके परिभाषित रूप में उसको व्यक्त किया, ठीक है। और क्या? मैम समाज की पृष्ठभूमि,
ऐतिहासिक प्रश्न है ना, इसको मैंने अभी संक्षिप्त कर दिया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल कर दूंगी, फिर आपको पीपीटी दूंगी, है ना। तो इसी के ऊपर है आपका विचार मंथन, अभ्यास प्रश्न या प्रश्न कह लो, ठीक है। इनको आपको मन से करना है कि समाज की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध दार्शनिकों की परिभाषाएं लिखनी है, भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठ और समाज की आवश्यकता एवं महत्व पर आपस में बैठ के आपको परिचर्चा करनी है, गोष्ठी करनी है, ठीक है। और उसको पॉइंट वाइज लिखना है। तो यहाँ पर आपने आज ये क्या है, ये आज जो पढ़ा, ये जब अपन प्रथम उपिकाई के बारे में पढ़ेंगे उसका पूर्व ज्ञान, ये समझना बहुत जरूरी था जब हम प्रथम उपिकाई पढ़ेंगे। तो ये पूर्व ज्ञान है इसका, यहाँ पर आपका ये धन्यवाद आप लोगों के लिए। आज आपने हमें बहुत सुना, समझ में आया।